जय हिंद ऑल माय डियर फ्लाइंग ऑफिसर्स एंड लेफ्टिनेंट्स, आप सभी लोगों का सीबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एनडीए टाइम एंड टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है क्वेश्चन 30। यह क्वेश्चन एनडीए 2015 में पूछा गया टाइम एंड टेंस टॉपिक का क्वेश्चन है। आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड अ जॉब। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ आया है या अनलेस आया है या क्या आया है अनटिल आया है या एज सुन एज आया है, एज सुन एज आया है, या फिर क्या आया है बिफोर आया है, या क्या आया है आफ्टर आया है, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि इनके बाद में शैल का प्रयोग या विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ में V1 का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, या अगर पास्ट टेंस है तो फिर वहाँ पर V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि यहाँ शैल लीव यह फ्यूचर टेंस आया है। तो याद रखिएगा फ्यूचर टेंस के साथ में अगला जो टेंस आता है वह प्रेजेंट टेंस आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज सुन एज, ये एज सुन एज कंजंक्शन आया है। तो एज सुन एज के बाद में यहाँ ये जो शैल आया है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो एरर कहाँ है हमारा एरर सी पार्ट में है। सेंटेंस करेक्ट अब होगा आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई फाइंड अ जॉब। तो हमेशा याद रखिएगा इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर और आफ्टर के बाद में शैल और विल का यूज नहीं किया जाता है। इनके बाद में V1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसमें हर वर्ड का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो आई क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है, और अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो आई यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आई के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है, तो शैल यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और शैल के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या आप यूँ कहिए कि सभी मॉडल्स के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लीव जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये स्कूल जो हो गया यह लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट दो होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो स्कूल नाउन हो गया और यह लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लीव जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है साकर्मक क्रिया यानी विद ऑब्जेक्ट। इसके बाद एज सुन एज जो है यह यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब दो सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एज सुन एज वहाँ कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के बाद में याद रखिएगा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव, अगर प्रोनाउन है सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई यहाँ सब्जेक्टिव केस का हो गया। इसके बाद आई यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए फाइंड भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। तो शैल को रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसके बाद फाइंड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो अतः जॉब जो है यह नाउन है, और फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब का यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है
किसी भी सेंटेंस में दिए गए सभी वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं, और इस तरीके से जहाँ भी एरर होगा, जहाँ मिस्टेक होगी, उसको आप इजीली जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। ही हैड गॉन होम 3 weeks ago and was expected back yesterday but he has not come yet। हमेशा याद रखिएगा कि टाइम एंड टेंस में सेंटेंस चाहे जितना लेंदी होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस सेंटेंस में केवल आप टाइम को पहचान लीजिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टाइम को पहचानते हैं। अब यहाँ देखिए यह एगो आया है, तो ये एगो किसका टाइम है? यह एगो जो है यह पास्ट का टाइम है। और दूसरा यहाँ पर क्या है? यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे भी किसका टाइम है? यह भी पास्ट का टाइम है। और यहाँ पर एक और टाइम आया है, यट आया है। यट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह टाइम है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा एगो के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी पास्ट टेंस आएगा। यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब एक बार चेक करके देखते हैं। यट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए हैज आया है और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये है कि यट टाइम का टेंस हमारा करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं यस्टरडे का। यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए यहाँ वाज आया है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड आया है, यानी कि ये भी हमारा पास्ट है, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ हमें एगो देखना है। एगो के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है पास्ट परफेक्ट आया है, तो हैड और गॉन नहीं होगा, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो एरर कहाँ है हमारा? एरर हमारा ए पार्ट में है। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में एगो आया है या अर्लियर आया है या इन पास्ट आया है या यस्टरडे आया है, यस्टरडे आया है या लास्ट वीक आया है या लास्ट मंथ आया है या लास्ट ईयर आया है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये पास्ट परफेक्ट है, तो हैड और गॉन को यहाँ से रिमूव करेंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ वेंट का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस हमारा अब करेक्ट होगा। ही वेंट होम 3 weeks ago and was expected back yesterday but he has not come yet। तो एरर हमारा ए पार्ट में है। हैड गॉन के स्थान पर वेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि 3 weeks ago यह पास्ट का टाइम है, तो पास्ट के टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। मीन्स एगो के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पता चल गया कि हैड गॉन वहाँ पर इनकरेक्ट है, वहाँ वेंट होना चाहिए। अब हम अगर पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहें, पोस्टमार्टम करना चाहें कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो चलिए हम लोग पोस्टमार्टम करके हर एक वर्ड को पहचानते हैं। ध्यान से समझिएगा, ओके। तो चलें, तो यहाँ हैड गॉन की जगह पर यहाँ वेंट का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा बेटा, वर्ब के पहले
हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस का आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ही वहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब ही की जगह पर हिम अप्लाई करके एरर दे सकता है, तो ही यहाँ पर करेक्ट है। वेंट यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वेंट के बाद में याद रखिएगा यहाँ ये जो होम आया है यह एडवर्ब का काम कर रहा है, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो याद रखिएगा अगर वेंट के बाद में होम आया है तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि होम जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्लियर हुआ? लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने कह दिया ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू हिज होम, अगर हमने ऐसे कर दिया तो देखिए बेटा टू क्या है, ये टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और अगर ऑब्जेक्ट दो शब्दों में आया है तो हमेशा याद रखिएगा लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है और उसके पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हिज यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, होम यहाँ पर नाउन हो गया, इसलिए यहाँ टू प्रेपोजिशन आ गया। यहाँ टू प्रेपोजिशन इसलिए नहीं आया है क्योंकि होम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह अगर होम का प्रयोग किया गया है तो गो वेंट गॉन के पहले बाद में, तो गो वेंट गॉन के बाद में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए बेटा ये 3 वीक्स एगो, यह क्या है, यह टाइम है, और ये किसका टाइम है, यह पास्ट का टाइम है। 3 वीक्स एगो, 3 सप्ताह पहले। याद रखिएगा बेटा अगर आप प्रेजेंट के किसी पॉइंट से पास्ट के किसी पॉइंट में जा रहे हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मतलब हम प्रेजेंट से 3 वीक्स एगो, 3 सप्ताह पहले हम प्रेजेंट से जा रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट से अगर पास्ट के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो हमेशा याद रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन अगर पास्ट के किसी पॉइंट से पास्ट के किसी पॉइंट पर जाएंगे तब वो जाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फिर से एक बार समझिएगा, प्रेजेंट से पास्ट के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे, किसी टाइम में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से किसी टाइम से हम पास्ट के किसी पॉइंट या टाइम पर जाते हैं तब पास्ट परफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ हैड गॉन नहीं हुआ क्योंकि हम प्रेजेंट से 3 वीक्स पास्ट में जा रहे हैं, तो प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए एंड क्या है बेटा, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आया है, क्योंकि वेंट भी यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। अगर कंजंक्शन के बाद में डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग किया गया है तो समझ जाइएगा कि एंड के बाद वाले वर्ब का सब्जेक्ट और पहले वाले वर्ब का सब्जेक्ट दोनों एक ही होता है। मतलब ही वेंट भी कर रहा है और ही वॉज एक्सपेक्टेड भी कर रहा है। तो मतलब सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, अंडरस्टूड कर देते हैं। तो वाज यहाँ पर क्या है, वाज यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या ये पैसिव वॉइस में बी का वर्ब का सेकंड फॉर्म मान सकते हैं। बी का सेकंड फॉर्म है और बी के बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो वह पैसिव वॉइस होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, 8 वर्ब के बाद में V3 आया है तो पैसिव वॉइस होता है। ये बैक जो है यह एक्सपेक्टेड की विशेषता बतला रहा है। एक्सपेक्टेड वहाँ वर्ब है तो ये बैक क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एस्टरडे जो हो जाएगा यह पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। फिर बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। जितनी बार सेंटेंस आएगा उतनी बार कंजंक्शन आएगा।
तो कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, या वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, और प्रोनाउन अगर है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो हैज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, और हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और नॉट जो है यह कम वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए नॉट जो हो गया यहाँ एडवर्ब हो गया, और यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यट जो है यह टाइम है, और यट टाइम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यट टाइम का प्रयोग जो किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी नॉट के साथ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए नॉट आया है। तो आई होप यह पोस्टमार्टम भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द साइंटिस्ट्स इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। तो सबसे पहले हम लोग एरर को ढूंढते हैं। याद रखिएगा बेटा, अगर कहीं भी सिंस आया है और सिंस के साथ में फॉर आया है और फॉर के साथ में क्या आया है? टाइम आया है। अब टाइम में चाहे वह टाइम ड्यूरेशन आया है, और चाहे वह स्पेसिफिक टाइम आया है, स्पेसिफिक टाइम आया है, ठीक ना? स्पेसिफिक टाइम आया है, या इसी को पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जरा यहाँ पर देखिए ये फॉर आया है कि नहीं आया है। फॉर के बाद में लॉन्ग जो है यहाँ टाइम आया है, और टाइम के रूप में यहाँ ड्यूरेशन का प्रयोग किया गया है, लंबे समय से। तो इसका मतलब ये जो आर यहाँ आया है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा, और हैव के साथ बीन आएगा। तो अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ कि द साइंटिस्ट इन अमेरिका हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका मतलब एरर कहाँ है? एरर हमारा बी पार्ट में है, रिमूव आर एंड अप्लाई हैव बीन। तो आर को रिमूव करके हैव बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि फॉर के बाद में टाइम आया है या ड्यूरेशन आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ वर्ब आर आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर यहाँ वाज या वर आया होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम इसी का कर देते हैं पोस्टमार्टम। और अगर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो देखो बेटा, याद रखिएगा ये आर क्या है? ये आर यहाँ पर वर्ब है, यानी आर के स्थान पर अभी हम लोग किए थे हैव बीन किए थे। तो अब यहाँ पर हम हैव बीन को समझेंगे। हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर दो नाउन आया है, एक साइंटिस्ट आया है और एक अमेरिका आया है। तो याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है, और या तो क्या होता है? या तो प्रोनाउन होता है। वर्ब में मैं बात करूंगा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रेपोजिशन अगर किसी भी सेंटेंस में आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है,
और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। इन क्या है, यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो अमेरिका नाउन है, मतलब ये अमेरिका ऑब्जेक्ट है। तो इस हैव बीन वर्ब का सब्जेक्ट अमेरिका नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए दो नाउन या दो प्रोनाउन आया है तो प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रेपोजिशन के पहले ही वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यानी साइंटिस्ट्स यहाँ पर क्या है, यह नाउन है, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव जो है यह प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। साइंटिस्ट पद का नाम है, पोस्ट के पहले, डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द आ गया है। और हैव बीन के बाद में V4 का प्रयोग किया जाता है, तो ट्राइंग यहाँ V4 आया है। यहाँ फॉर लॉन्ग जो है यह ड्यूरेशन का प्रयोग किया गया है, मतलब सिंस और फार के बाद में टाइम आता है, ड्यूरेशन आता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब जरा देखिएगा, यह डिस्कवर भी क्या है, यह डिस्कवर क्या है, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यह मेन वर्ब है। और यहाँ देखिए यह ट्राइंग भी मेन वर्ब है। अगर किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आया है और सब्जेक्ट एक ही आया है तो पहला वाला जो मेन वर्ब होगा उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो बाद वाला वर्ब होता है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होता है अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल होगा। उसी तरह से अगर हाँ, तो मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के भी अकॉर्डिंग आता है। तो दूसरा क्या होता है, तो पहला फाइनाइट वर्ब होता है और बाद वाला जो वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ करके उसको हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू आया है और डिस्कवर यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो यहाँ यह इन्फिनेटिव हो गया। और इन्फिनेटिव के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जीन्स जो है, यहाँ जीन्स जो है यह क्या हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया किसका, डिस्कवर इन्फिनेटिव का। या ऐसे समझिए डिस्कवर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्कवर्ड मतलब खोज करना होता है। तो किस चीज़ की खोज की, जीन्स की खोज की, इसलिए यहाँ पर जीन्स ऑब्जेक्ट हो गया डिस्कवर का। और जिस जीन्स की बात की जा रही है वह पार्टिकुलर स्पेसिफिक है, इसलिए आर्टिकल द आ गया। रिस्पॉन्सिबल जीन्स की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ जीन्स नाउन है, इसलिए नाउन की जो विशेषता बतलाएगा वह क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मत जो होता है वह नाउन होता है, रिस्पॉन्सिबल जो होता है वह एडजेक्टिव होता है। और फॉर क्या हो गया, ये फॉर हो गया प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर वर्ब आया है तो V4 का प्रयोग करके उसको जीरेंड बना दिया जाता है, और जीरेंड बना करके उसको नाउन बना दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V4 में आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए उस वर्ब को जो है नाउन बनाने के लिए हम V1 प्लस ING बना करके जीरेंड बना देते हैं, और जीरेंड बना देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पोस्टमार्टम हो गया। क्लियर हो गया, हमारा मतलब हमारे सेंटेंस का हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह जो है NDA 2016 का क्वेश्चन है। ये She said that she was understanding his point of view very well।
अब याद रखिएगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग V1 प्लस आईएनजी के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मेंटल वर्ब है। मेंटल वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में नो आया है या लुक आया है या सी आया है या अंडरस्टैंड आया है या वांट आया है या लाइक आया है, ठीक है ना, हियर आया है, स्मेल आया है, टेस्ट आया है, तो याद रखिएगा बेटा, इनका प्रयोग हमेशा V1 प्लस आईएनजी में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग V1 के रूप में किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ वाज अंडरस्टैंडिंग को हटाएंगे और अंडरस्टूड का प्रयोग करेंगे, अंडरस्टूड का प्रयोग करेंगे, या तो फिर हैड अंडरस्टूड का प्रयोग करेंगे, हैड अंडरस्टूड, मतलब या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे या तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार हम इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। अब देखिए, ये सेड जो है यह V2 में आया है कि नहीं आया है। सेड V2 में आया है, मतलब पास्ट में आया है, तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में आएगा। तो पास्ट में अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है, हैड अंडरस्टूड। या इसको डिटेल में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ ही सेड, यह मेन क्लॉज है, इसको हम क्या कहेंगे, मेन क्लॉज कहेंगे, या हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। अगर मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो दैट के बाद में जो पूरा क्लॉज है उसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो अगर हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो सी सेड दैट सी हैड अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, तो एरर हमारा ए पार्ट में है। तो चलिए अब इसी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन आया है तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है। सब सेंटेंस का पोस्टमार्टम एक ही जैसे होना है, बस केवल एक दो वर्ड्स ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, बाकी सेम हर सेंटेंस का होगा। अगर एक सेंटेंस आपके समझ में आ गया तो सारा सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन आपके समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से समझिए, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, फार्मूला याद है ना, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो सी यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैं बार बार बताता हूँ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नो प्रॉब्लम V2 के साथ में होता है। दैट क्या है, यहाँ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर मैं बताया हूँ हैड अंडरस्टूड वर्ब आएगा, हैड अंडरस्टूड आएगा। तो देखिए हैड क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट आएगा और कंजंक्शन के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो सी यहाँ सब्जेक्टिव केस में आया है। अब यहाँ एरर में हर दे दिया, यहाँ हर नहीं आएगा क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, और सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हैड के साथ में तो कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो अंडरस्टूड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अंडरस्टूड क्यों नहीं आया, तो याद रखिएगा अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहा है तो ये भी मैं आपको बताया हूँ, अगर पास्ट टेंस में दो एक्शन हो रहा है
एक एक्शन बिफोर होगा और दूसरा एक्शन कब होगा, आफ्टर होगा। यानी कि जो एक्शन पहले होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ में, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और जो एक्शन बाद में होगा वह सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अच्छा, यहाँ पर उसने बताया, उसने कहा कि वह उसके भावना को, उसके विचार को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो भाई पहले वह उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ चुकी थी और वह बाद में बताई। इसका मतलब ये है कि यह वाला एक्शन पहले हुआ और ये वाला एक्शन, बताने वाला एक्शन बाद में हुआ। भाई मैं आपको कोई चीज़ कब बताऊंगा, जब मैं उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करूंगा, तब मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो पहले उसने क्या किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद फिर वो बाद में बताया। तो इसलिए बाद वाला वर्ब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसलिए सेड यहाँ V2 हो गया, और ये एक्शन पहले होगा इसलिए यहाँ हैड प्लस V3 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद में देखिए, अंडरस्टूड यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं भाई, क्या समझ चुका, क्या समझी थी। तो अंडरस्टूड यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और अगर ऑब्जेक्ट दो शब्दों में आया है तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है और उसके पहले एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, और फिर ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो व्यू क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और वेल, ये वेल किसकी विशेषता बतला रहा है, अच्छी तरह से समझ चुका था, यह अंडरस्टूड की विशेषता बतला रहा है। तो वेल किसकी विशेषता बतला रहा है, अच्छी तरह से समझ चुकी थी, मतलब उसके विचार को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो वेल किसकी विशेषता बतला रहा है, अंडरस्टूड की। अंडरस्टूड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो वेल क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। ये वेरी किसकी विशेषता बतला रहा है, वेल को, मतलब वेरी जो है क्वालिफाई कर रहा है वेल को। वेल क्या है, एडवर्ब है, तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वर्ड आइडेंटिफिकेशन के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस पोस्टमार्टम टेक्निक का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस में दिए गए हर वर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, इसके बाद 100% क्लैरिटी आएगी। ओके, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को थैंक्स सो मच, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 के साथ।